Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss some numericals based on torque acting on the dipole and electric flux. Let us take first one. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to power minus 9 meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है और डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है. डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से, इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर्स. और एंगल दे रखा है 30 डिग्री. किस किस के बीच में है? इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है वो डायपोल? 30 डिग्री का. अब इन्होंने कहा है कि उस पर टॉर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? देखो ये इस तरह से अगर हम पिक्चर भी बनाएं, इस डायरेक्शन में क्या लग रही है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है. अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस कर दिया हुआ है. जब डाइपोल को प्लेस किया उन्होंने तो ये यहाँ पे इस तरह से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, इस तरह से. ठीक है. तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? -2 प्लस. ठीक है, ये हो गया डाइपोल मूवमेंट. इसके साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ ये एंगल बना रहा है. कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल दे रखा है. अब इन्होंने कहा कि अब बताओ इस डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है. क्लियर है पिक्चर? कितना टॉर्क लग रहा है हमने ये फाइंड आउट किया था. टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? P क्रॉस E. और हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं PE साइन थीटा. हमारे पास P की वैल्यू भी हमें पता है, E की भी पता है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम इसमें डाल देंगे. टॉर्क क्या हो गया? टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा एंड P की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एंड साइन 30 की थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, साइन 30 1/2. इसको सॉल्व किया तो टॉर्क की वैल्यू आ गई 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन मीटर. क्लियर हो गया? ये सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल. आपके पास जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री. ठीक है. हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया और हमारे पास टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नेक्स्ट वाला लेते हैं. An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb each and separated by a distance of 3 centimeter. It is placed in an electric field of 2 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. Determine the maximum torque on the dipole. अब इस बार हमें क्या क्या गिवन है? हम वैसे ही है सब कुछ. इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी है. ठीक है. इस पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं दी है, हमें किसकी दी है? चार्ज की. चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है और डाइपोल लेंथ भी दे रखी है तो हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट. बिकॉज डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2A. ठीक है. वो भी निकल जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दे रखी है ना. तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया? PE साइन थीटा. बट अब इसमें क्या है? डिटरमिन द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल. अब क्या पूछा है इन्होंने आपको एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है. थीटा बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है. इन्होंने कहा है कि टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है उस डाइपोल पे, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो. हमने पहले पढ़ा था मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब ये जो डाइपोल है इस तरह से अलाइन हो जाता है. ठीक है. माइनस और ये हो गया प्लस. और जब ये क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है डाइपोल जब इस डायरेक्शन में होता है. जब इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री.
किस किस के बीच में? डायपोल मूवमेंट ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो जो डायपोल है वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या आ गई? पी ई साइन थीटा की जगह क्या आ गया? साइन 90 डिग्री। ये मैक्सिमम इस वाले में करता है टॉर्क एक्सपीरियंस, तो पी ई आ गया, बिकॉज साइन 90 क्या हो गया? 1। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? पी ई। बस यही हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सबकी वैल्यू दे रखी थी और यहाँ पे जो आपके पास डायपोल लेंथ दे रखी है 2a, वो 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर्स में। तो 3 × 10⁻² मीटर्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास दे रखी है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब पी ई साइन 90 है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो, तो साइन 90 इज 1। तो पी ई, पी आप डायपोल मूवमेंट को लिख सकते हो Q × 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ई, सारी वैल्यूज पुट करी और आपके पास टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू आ गई ये वाली। क्लियर है? जब भी आपके पास टॉर्क मैक्सिमम पूछें तो आप एंगल क्या लोगे उनके बीच में? 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट वाला लेते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 6i + 3j + 4k, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आ गए हम। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, आपको इलेक्ट्रिक ई की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू आपके पास दे रखी है आई, जे और के के फॉर्म में। ठीक है, ये वाली हो गई। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक सरफेस से जिसका एरिया दे रखा है इन्होंने 20 यूनिट्स, और वो जो आपके पास जो सरफेस है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है? YZ प्लेन में। देखो अभी जब भी आप फ्लक्स के क्वेश्चन करोगे, आप बहुत आराम से सिर्फ एक बात समझनी है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या हम कोई भी एंगल लेते हैं, वो किस किस के बीच में लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो आपके पास एरिया दे रखा होगा किसी भी सरफेस का, एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, एरिया वेक्टर जिस तरफ को लाई करेगा उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ही आप एंगल लेते हो और डॉट प्रोडक्ट भी उन दोनों का लेते हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हम हमेशा क्या लेंगे? एरिया वेक्टर लेते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें पता लगी, ये है। ओके, अब एज द एरिया वेक्टर S in the YZ plane points along outward drawn normal, that is along positive x direction। देखो E की वैल्यू हमने राइट डाउन कर ली। ओके, अब हमें करना क्या है? अभी देखो ये आई जे के की फॉर्म में लिखा है, तो हम क्या करेंगे? एंगल तो हमें नहीं दिया है, ठीक है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हमें पता है E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E.S, और या तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो ES cos थीटा। ठीक है, तो अभी ये इसके फॉर्म में है तो हमने E.S ही लेंगे। अब E.S तो ठीक है, E की वैल्यू तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक प्रॉब्लम है, जो S है, S की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, एरिया की 20 है, पर 20 के साथ क्या लगेगा? वो किस डायरेक्शन की तरफ है? यहाँ मैं I लूँ, J लूँ या K लूँ? ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन में आएगा? देखो आपने कैसे सोचना है, क्योंकि जो आपके पास एरिया है, जो भी आपके पास सरफेस है, वो किस पे लाई कर रहा है? जो प्लेन YZ प्लेन पे लाई कर रहा है वो सरफेस। अगर YZ प्लेन पे लाई कर रहा है तो अगर इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम देखेंगे तो किस तरफ लगेगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो YZ प्लेन में है तो इसके नॉर्मल कौन सा हुआ? मीन्स वो किस तरफ लाई कर रहा है? वो एक्स एक्सिस की तरफ। देखो एक इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ऐसे है, ठीक है, इसको आप x मान लें, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, अभी ये जो प्लेन है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये इस वाले प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला प्लेन YZ प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि ये 20 के साथ हम क्या राइट डाउन करें। देखो YZ प्लेन हमें इन्होंने कहा है कि वो जो सरफेस है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसकी हम क्या लेते हैं? हमेशा इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर किस तरफ लगेगा इस प्लेन का? ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन।
ठीक है, इस प्लेन के कैसे लगेगा, इस सरफेस के कैसे लगेगा, हमेशा वो नॉर्मल। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ है, एक्स की तरफ। ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये वाई जी प्लेन में था और हमने तो क्या लेना है, हमने क्या लेना है, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। एरिया वेक्टर किस तरफ लाई करेगा, हमेशा नॉर्मल टू दैट प्लेन। और इस प्लेन के नॉर्मल हम देखें तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ आई, और वो क्या है, एक्स की तरफ। तब हमने यहाँ पे एस के साथ जो 20 है, 20 के साथ हमने क्या लिखा, आई यूनिट वेक्टर लगाया। जे और के नहीं लगेगा, ठीक है, आई लगेगा। क्यों, क्योंकि जो आपके पास प्लेन, जो आपके पास सरफेस है वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और उसमें जब हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल होता है उस प्लेन के, और वो लाई करेगा किस डायरेक्शन की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। इसलिए हमने यहाँ पे 20 आई राइट डाउन किया। बस यही यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। अब फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस। ई की वैल्यू आपके पास है, हमने राइट डाउन कर ली, और एस क्या हो गया, 20 आई कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में आई आई आपस में आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो 26 या 120 यूनिट्स आ गया। ये आपके पास क्या आ गई, फ्लक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना है कि जिस भी प्लेन में, वाई जी प्लेन में अगर कोई है तो उसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो किस में लगेगी, एक्स में। अगर यही प्लेन जो है एक्स और वाई में लाई कर रहा होता तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस में होनी थी, जेड डायरेक्शन की तरफ, तब हम के कैप लेते। क्लियर है, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।